जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज आपका एनडीए का एग्जाम था। होप कि आपका एनडीए का एग्जाम बहुत बेहतरीन गया होगा। जिस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी होगी बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से आपने एग्जाम को भी फोड़ के आए होगे आप लोग। तो आप देखिए कि आपके एग्जाम में पेपर कैसा आया था, क्या लेवल था पेपर का, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और डिफिकल्ट थे, इजी था। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर ऑन वीडियोस में। लेकिन अभी हम आपके लिए लेके आए हैं आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर्स। इसमें हम आपके लिए लेके आए जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर, जिसमें हम आपके साथ फिजिक्स और बायो के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आपका हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास बेटा देखिए, आपके पास सी हमारे पास सेट है। इस सी सेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देखते रहेंगे कि कैसा आपका आंसर किसका होता है। तो देखिए, इसमें हमारे पास देखिए आपके पास अगर हम देखें तो इस पेपर में सबसे पहले हम चले जाते हैं। आपके पास देखें तो फिजिक्स का जो आपके पास पोर्शन है वो आपके पास 51 से शुरू हुआ है आपके पास, ठीक है। 51 से आपके पास शुरू हुआ है। देख लेते हैं हमारे पास 51 क्वेश्चन जो है आपका वो फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था, उससे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, दोनों में मैंने रखा हुआ है पेपर को, ठीक है। दोनों को पेपर में रखा हुआ है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is described by y is equals to ut minus half gt square, where v is the initial velocity of the particle and the force acting on the particle is। फोर्स निकालना हमारे पास y is equals to हमें क्या दे रखा है, ut minus half gt square दे रखा है। हमें फोर्स निकालना है। बेटा देखो, हमारे पास जो फोर्स होता है वो ma होता है, क्लियर है। तो पहले हम क्या निकाल देते, तो मास तो देखो m दे रखा है पार्टिकल का, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पहले यहां से v निकाल लेंगे, वो हमारे पास dy ओवर dt हो जाएगा। वो dy ओवर dt अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा u माइनस जी टी आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2t रेज टू दी पावर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये gt हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dv ओवर dt आ जाएगा, और ये आपके पास u 0 हो जाएगा, माइनस यहां पर आपके पास g हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस g आ रहा है, इसका मतलब f इज इक्वल्स टू माइनस mg आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए अ ब्लॉक ऑफ वुड, डायमेंशंस क्या दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट दे रखी है आपके पास, ठीक है। इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप इन 3 डिफरेंट पोजीशंस। ए with its side dimensions 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, बी दे रखा है with its dimensions आपको 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, एंड सी दे रखा है आपके पास with its side of dimensions 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल स्पून टेबल टॉप इन द फॉलोइंग पोजीशंस रिप्रेजेंटेड बाय PA, PB, PC रिस्पेक्टिवली, द प्रेशर फॉलोज द ट्रेंड। अब देखिए आपके पास क्या कर रखा है, वुड जिसकी डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसको अलग अलग तरीके से एक टेबल के ऊपर रखा गया, क्लियर है। अब पहले ए वाले केस में देखो हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उस पर उतना ही कम लग रहा होगा, क्लियर है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले उसमें एरिया निकाल देते हैं। ए के केस में हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस ले रखी है, 20 इंटू 10 ले रखी है, तो 20 इंटू 10 क्या हो जाता है आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ए भी आपके पास देखोगे, अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन क्या ले रखी है 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, क्लियर है। ऐसे सी में आपके पास क्या डायमेंशन दे रखी है 40 इंटू 20 दे रखी है, आपके पास क्या हो जाएगी 4 2 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो ए का एरिया आ रहा है, ए का वो लेस देन बी का इज लेस देन आपके पास सी का आ रहा है। अब बोला क्या गया कि प्रेशर जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब जिसका एरिया जितना कम होगा उतना ही उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PC। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन एक और दे रखा है यहां पर। देखिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 52 दे रखा था, क्लियर है, 52 दे रखा था। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन जो हमें फिजिक्स में दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88। सीधा क्वेश्चन नंबर 88 पे चला जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, ये सी सेट चल रहा है बेटा आपका, सी सेट को हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें फिजिक्स और बायो के पोर्शन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो 88 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, 88 क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास ये आ गया है। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वेयर एज एन आयरन शिप फ्लोट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। अब देखिए बेटा, मैंने आपको जो 15 ईयर्स की सीरीज कराई थी फिजिक्स की, उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आया हुआ है, और मैंने यहां पर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत बेहतरीन ढंग से बताया हुआ था। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपके पास है, ये बोल रहा है कि आयरन नेल जो है वो वाटर में आपकी सिंक कर रही है, जबकि आयरन शिप जो होती है वो तैरती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इन स्टेटमेंट्स में देखते हैं। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। भैया अगर क्या होती कि शिप की डेंसिटी ज्यादा होती है, एवरेज डेंसिटी, तो वो डूब जाता वाटर से, वाटर में डूब जाता। अगर वाटर से डेंसिटी शिप की ज्यादा होती, बट वो तो तैर रहा है, तो इसका मतलब ए तो गलत हो गया। एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर। आयरन डेंसिटी देखो, आपकी आयरन नेल सिंक कर क्यों रही है, डूब रही क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तभी डूब रहा है। एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है भाई। जब एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप कम है वाटर से, तभी तो डूब नहीं रही है। तो आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपके पास कौन सा सही हो गया, 2 और 3 आपके पास सही हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 88 के बाद आपके पास जो फिजिक्स में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 89 आपको दे रखा है। इसमें क्या पूछा हुआ है देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स ऑफर्स मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। यानी आपको क्या दे रखे हैं, 4 सर्किट दे रखे हैं, और ये पूछ रखा है कि इनमें से मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करिए, यानी तुल्य प्रतिरोध की। अब इसमें अगर रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/r इज इक्वल्स टू 3/3 यानी 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 ओम हो जाएगा। यानी ये तीनों जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है R इज इक्वल्स टू आपके पास 1/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, और अगर आप R कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 ओम। अब आपके पास देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, यहां पे आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज 2 ओम हो जाएगा। यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 निकालेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको किस में दिखाई दे रहा है, ए वाले केस में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 89 के बाद देखिए आपके पास 98 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका फिजिक्स में आ रखा है। 98 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है आपके पास, 98, 89 के बाद 98 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर है, 98 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आ रखा है। देखिए अच्छा 98 से पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 91 भी आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बीम्स कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू ट्रीज इज सेड टू हैव सजेस्टेड दैट लाइट travels in a straight line, the particles on the path of light beams are visible to us because। अब देखिए हमें ये पढ़ाया गया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर जब भी हम किसी आप फॉरेस्ट में जाएंगे या अपने घर में ही ले लीजिए, अगर आपके छत में टिन की छत है और उसमें एक छोटा सा होल हो रखा है, तो वहां से जो लाइट आती है और पार्टिकल्स होते हैं, हमें उस लाइट का पाथ दिखाई देता है। वो पाथ कैसा दिखाई देता है, वो आपके कोन के फॉर्म में इस तरीके से आप दिखाई देता है। इस इफेक्ट को कहते हैं आपके पास टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं इसे। क्लियर है, और इस तरीके से हमें पाथ दिखाई दे रहा होता है। ये पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है, तो बेटा ये किसकी वजह से होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग में होता क्या है, लाइट रे आ रही है सन से, वो जितने भी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स उसे एब्जॉर्व कर रहे हैं और उसके बाद री एमिट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि हमें पाथ दिखाई दे रहा है सनलाइट का।
क्लियर है? तो देखिए आपके पास डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर रिफ्लेक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं। डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आईज, बिल्कुल सही। स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसी वजह से हमें पाथ ऑफ रे लाइट दिखाई देता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा हुआ है कि द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड। जब भी आपने देखा होगा, आजकल मौसम बड़ा खराब चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा जो थंडरबोल्ट है यानी बिजली कड़कड़ाती हुई, उसकी आवाज आपको क्या होती है, लेट में आती है, लेकिन बिजली पहले दिखाई देती है, यानी फ्लैश पहले दिखाई दे रहा है, आवाज बाद में सुनाई दे रही है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट ग्रेटर स्पीड देन द साउंड। अब आप लाइट की स्पीड को अगर देखोगे तो लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और उसी तरीके से अगर आप वेलोसिटी ऑफ साउंड देखोगे तो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, कहीं कहीं पर 340 भी लिखी जाती है। पर देखा जाए तो आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ साउंड के। तो यही रीजन है कि आपको फ्लैश जो है लाइटनिंग की वो पहले दिखाई देती है इन कंपैरिजन ऑफ द वॉइस। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? साउंड ट्रेवल्स मच फास्टर देन, गलत हो गया। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन द साउंड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 93 भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट इज 0.5। यानी पहली कंडीशन में दे रखा आपको वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, और जो करंट दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 0.5 एम्पियर। फिर बोला है कि व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज रिड्यूस्ड टू 120। अब क्या हो जाए करके 120 कर दिया गया है। अब वोल्टेज को V डैश को 120 वोल्ट कर दिया गया है, इस दशा में करंट क्या हो गया आपके पास। अब देखिए रेजिस्टेंस तो वायर का सेम रहेगा ना, रेजिस्टेंस तो वायर का सेम रहेगा। तो अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस निकाल दूं कैसे, R इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, V अपॉन I होता है। देखिए ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, V अपॉन I हो जाएगा। तो R अगर आप पहले केस में निकाल रहा हूं मैं, R इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा V कितना है 220, और ये मेरे पास कितना है 0.5, ये मेरे पास हो जाएगा देखो 200, एक जीरो इसमें और लग जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 0 ओम, इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस पहले केस में होगा वायर का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, वो इसमें भी होगा। इसका मतलब है V डैश अपॉन I डैश इज इक्वल्स टू R हो जाएगा, दैट इज 440। अब आपका ये कितना रखा है, V डैश 120 है, यानी आपके पास I डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, V डैश दैट इज 120, और इसके नीचे आ जाएगा आपके पास 440। 0 से 0 कैंसिल, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.266 यानी 0.27 एम्पियर आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड। कौन सा होता है जो वायर यूज किया जाता है आपका इलेक्ट्रिक आयरन में, वो नाइक्रोम होता है। अगर आप सीरीज देखेंगे फिजिक्स की हमारे चैनल में तो वहां पर भी ये क्वेश्चन कराया गया है। तो नाइक्रोम आपका जो हो गया है वो आपके पास क्या है कि हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में। क्लियर है? कांस्टेंटन और टंगस्टन भी आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंटन जो होता है ये अधिकतर आपका किसमें यूज किया जाता है, ये रियोस्टेट जो होता है ना, रियोस्टेट होता है, उस रियोस्टेट में जो वायर लगाया जाता है उसमें ये कांस्टेंटन लगाया जाता है। टंगस्टन का यूज जो किया जाता है वो आपके पास किसमें किया जाता है, आपके पास बल्ब में किया जाता है। क्लियर है? तो नाइक्रोम वायर आपका लगाया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि सीता 1.5 मीटर हाई स्टैंड्स बिफोर प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल हाइट, ठीक है, फुल इमेज। What should be the minimum height of the plane mirror so that सीता can view her image fully। अब देखिए आपके पास, अब अगर आप क्या करेंगे, सामने मिरर अगर लगा होगा, अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए अब आप देखिए लेंस जो सामने रखा होता है, ये जो मिरर सामने रखा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके हाफ से ही जाती है, और हमें इमेज क्या मिलती है, फुल मिलती है। इसका मतलब फुल इमेज मिलने के लिए हमें सिर्फ आधे ही मिरर की जरूरत है, यानी हाफ मिरर की जरूरत है। अब टोटल हमारे पास क्या है, उसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है, तो यानी मतलब इसकी आधी ही चाहिए हमें। तो आधी क्या हो गई, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, उसके बाद कितनी हाइट चाहिए होगी 1.5, क्या हो जाएगा मेरे पास h इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, आधी चाहिए होती है, ये क्वेश्चन भी हम सीरीज में करा चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 मीटर आएगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम चले जाते हैं
यस 98 की तरफ को जाते हैं। 98 भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड नहीं, 98 आपका फिजिक्स का नहीं है, आपका है 99। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स IV ग्राफ यानी करंट एंड वोल्टेज वेरिएशन इन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर। अब सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर जो होता है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ जो होता है यहां फॉलो नहीं होता, ये नॉन ओमिक रजिस्टर है आपका, क्लियर है। और इसके लिए जो ग्राफ बनता है सेमीकंडक्टर के लिए, मैंने आपको अपनी सीरीज में बताया था कि वो ग्राफ इस तरीके से बनता है आपका, इस तरीके से। ये आई होता है, यहां पर वी होता है, इधर ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है और ये इधर रिवर्स बाइसिंग हो रही है, और इस पॉइंट को कहा जाता है, ये वोल्टेज ब्रेकडाउन है यहां पर। तो आप देख रहे हैं करके ये ओमिक रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि हमें लीनियर रिलेशन तो मिल नहीं रहा है। तो देखिए ऐसा कौन सा ग्राफ है, ये गलत हो गया पहला, ये बी भी गलत हो गया आपके पास। तो देखिए आपको सी ग्राफ जो है वो दिखाई दे रहा है, जो आपका क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर के ग्राफ को दिखा रहा है, आईवी ग्राफ को, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये हमारे पास 99 था। 99 क्वेश्चन के बाद 111, 111 में आ जाते हैं। 111 में आ जाएंगे तो देखिए 111, ठीक है। देखिए 111 में आपका क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus it where all quantities are non-zero and symbol carry their usual meanings। यानी आपको क्या दे रखा है, सीधी सीधी बात है बेटा, आपको v is equals to u plus at दे रखा है और इसके लिए आपको dt ग्राफ बनाना है, dt ग्राफ। अब देखिए बच्चों, जब ये हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इस ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। अब कुछ बहुत सारे बच्चों ने इसका बी ऑप्शन भी किया होगा, तो बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस ग्राफ से हमने इसको सॉल्व किया था, जब ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने सॉल्व किया था, तो आप देखेंगे कि वहां पर ऐसा ग्राफ तो होता है सेम, कि जहां पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन होती है, जीरो नहीं होती है, बट वो आपका वीटी ग्राफ होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपके पास। अब आप देखिए डीटी ग्राफ दे रखा है, तो पहले डी और टी में एक रिलेशन निकाल लीजिए। अब वी क्या होता है आपके पास, ये ds ओवर dt होता है, ds ओवर dt होता है, और ये आ जाएगा u प्लस ए टी स्क्वायर। अब मैं इसे लिखूंगा तो ये आ जाएगा ds इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा u प्लस ए टी स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर, अच्छा 80 दे रखा है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 दे रखा है बेटा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 दे रखा है, तो ये टी स्क्वायर नहीं होगा यहां पर, ठीक है। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास ds इज इक्वल्स टू, यहां पर ये dt आ गया, इसे इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, मुझे s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। s इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ut, और ये आ जाएगा प्लस a t स्क्वायर बाई 2। अब आप देख रहे हैं s और जो t है उसमें अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में आपके पास कैसा आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है। कैसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है। जब क्वाड्रेटिक टर्म आता है तो इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, पैराबोलिक बनता है। कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो आपको क्या पैराबोलिक दिखाई दे रहा है, देखिए पैराबोलिक आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 112 भी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 112 भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर साउंड वेव प्रोपोगेटिंग इन एयर। अच्छा, जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है एयर में तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है। साउंड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल गलत है। साउंड वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव है और वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, क्लियर है। तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, बिल्कुल सही है। ट्रांसवर्स वेव आपकी क्या होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव आपकी ट्रांसवर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 112। 112 के बाद आपके पास 113 में आ जाते हैं। 113 भी आपके पास क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, 100 gram sphere is moving at a speed of 20 meter per second and collides with another sphere of mass 50 gram. If the second sphere was at rest prior to the collision and the first sphere comes at rest immediately after the collision, considering the collision to be elastic, the speed of सेकेंड स्फेयर वुड बी। अब देखो क्या कह रहा है कि एक कोई पहला स्फेयर है
और ये पहला स्फेयर जो है कितने की वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, इसका मास हमें 100 ग्राम दे रखा है। और दूसरा कोई स्फेयर है वो हमारे पास जिसका मास मेरे को 50 ग्राम दे रखा है, ये हमारे पास रेस्ट में है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, इसकी वेलोसिटी भैया 0 है। अब जब ये कोलाइड करते हैं आपस में, तो ये कह रहा है जो पहला वाला है यानी 100 ग्राम है वो रेस्ट में आ जाता है, और अगला वाला जो है वो v वेलोसिटी से आगे चलने लगता है। ठीक है, इसे v वेलोसिटी और इसका मास क्या है 50 ग्राम इसका मास है। ये तो बिफोर कोलिजन वाली कहानी है और ये आफ्टर कोलिजन वाली कहानी है। तो अगर आपको याद होगा ये आपका लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन आया है, यानी कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम के इक्वल होता है। अब आप देखेंगे जरा, इस मास को अगर मैं निकालूं तो ये मास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.1 kg आ जाएगा एसआई सिस्टम में, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.05 kg आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए इसका मोमेंटम 50 ग्राम का मोमेंटम तो 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे है, और इस 100 ग्राम का मोमेंटम भी 0 हो जाएगा आफ्टर कोलिजन क्योंकि ये रेस्ट में आ जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप क्या लिखोगे, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाई v। आपको v निकालना है तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन आ जाएगा आपके पास 0.05। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन आपके पास डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है आपके पास। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा। 113 के बाद हमारे पास जो 114 भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेना सपोर्ट्स द लाइट अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, अभी अभी बताया था, और पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो ये सपोर्ट करता है कि आपका जो वेव है, जो लाइट वेव है, वो आपका कैसा नेचर शो करती है, ट्रांसवर्स वेव का नेचर शो करती है। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 114 के बाद आपके पास 138 पे आ जाते हैं। 138 आपका फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है। 138 पे आ जाते हैं। देखिए बेटा 138 बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स आपको मिल रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको सॉल्यूशंस के साथ करवा रहा हूं। देखिए 138 बिल्कुल बेटा, हम आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है, हम आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करवाएंगे जिसमें आपका जीएस भी करेंगे हम बिल्कुल सॉल्व। 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल यूनिट मेजरमेंट फॉर एयर प्रेशर यूज्ड इन इंडिया। अब सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट हो गई, मिलीग्राम मास की यूनिट हो गई, मिलीलीटर वॉल्यूम की यूनिट हो गई, मिली बार आपकी जो यूनिट होती है वो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, इसीलिए आपके पास जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 के बाद आपके पास आ जाता है 143 भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 143 अच्छा 143 में देखिए क्या बोल रहा है बेटा, 143 में बोल रहा है कि राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार for the distance covered from 2000 km at the start of his journey and 2400 km at the end of his journey after 8 hours. What is the average speed of the car? अच्छा जब शुरू चलना से किया तो ऑडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है किसी भी व्हीकल में। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड को मेजर करता है किसी भी व्हीकल में। क्लियर है। तो आपके पास देखिए कि 2000 इनिशियल रीडिंग थी, क्लियर है, और जब वो 8 घंटे चला तो रीडिंग जो हो गई वो 2400 हो गई। इसका मतलब है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो आपके पास है 400 किलोमीटर, और इसके लिए जो टाइम लगाया गया है वो 8 घंटे लगाया गया है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड आपके पास जो होती है वो होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी 400 अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी 8 5 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 144 भी आपके पास क्या है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये बोल रहा है कि मिस रानी डिसाइड्स टू कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शी वुड नीड टू यूज। अब देखो एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास यूज होता है, आपके पास हमेशा स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज होता है। तो ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये रिवर्स कर देता है डायरेक्शन को, क्लियर है, ये रिवर्स कर देता है डायरेक्शन को। तो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर जो आपका है वो यूज किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में। अगला बोल रहा है रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली
ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट बियॉन्ड 2 मीटर, यानी बियॉन्ड 2 मीटर देख नहीं सकता है डिस्टिंक्टली, यानी आसानी से देख नहीं सकता है, यानी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय, अब सबसे पहले इफेक्ट कौन सा हो रहा होगा भैया, उसको क्या हो रहा है इस केस में, अगर 2 मीटर के बियॉन्ड वो नहीं देख पा रहा है तो उसको आपके पास नियर साइटेडनेस हो रहा है। क्या हो रहा है? नियर साइटेडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मायोपिया, जिसे हम इंग्लिश में दूसरा वर्ड कहते हैं मायोपिया, हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसमें लेंस कौन सा यूज होता है करेक्शन के लिए? बेटा इसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो देखो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया और ये आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि देखो पॉजिटिव पावर आ ही नहीं सकती, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है इन मीटर, और जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर कैसे पॉजिटिव आ सकती है? तो ये दो तो गलत हो गए, बचे ये दोनों। तो अब आपके पास पावर इज इक्वल्स टू आपके पास फोकल लेंथ 1 2 दे रखी है, तो ये आपके पास P इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 डायोप्टर हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 144 के बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 146, भी आपका फिजिक्स में आया हुआ है। फिजिक्स में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब देखो रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू आपके पास रो L अपॉन A होता है। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। तो देखिए बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन एरिया एंड क्रॉस सेक्शन। पहले मैं आपको बता दूं जो R होता है वो L पर डिपेंड करता है, R क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, R नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, R आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोनों के लिए पूछ रहा है बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल नहीं, एक करता है दूसरा नहीं करता है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करता है। बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। दिख रहा है? यस बिल्कुल दिख रहा है। यहां से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो दिख रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ऐसा नहीं, अगर मैं R के लिए यहाँ पे फॉर्मूला, रो के लिए यहाँ पे फॉर्मूला निकालूं तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? RA ओवर L हो जाएगा, और इसके साथ ही इनवर्स रिलेशन पे है और इस पर डिपेंड भी नहीं करता है। क्लियर है? तो 2 और 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट एक फिजिक्स का आ रखा है 147। ये क्या बोल रहा है देखिए, अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, which one of the following situation would correspond to the boiling of the liquid। ये देखो जब बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड होता है ना तो आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है दैट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर। हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और ए ऑप्शन में ही ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन जो हमारे जनरल साइंस के 68 नंबर का क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आया हुआ है, उस पर चले जाते हैं। देखिए मैं आपको एक साथ अलग अलग सेक्शन सॉल्व करवा रहा हूं, इससे आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा। देखिए 68 क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 पे चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 आपका किससे आया हुआ है? बायो से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखिए यानी आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, एक मैच दे रखा है। हर एक आपको पास स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर दे रखा है और उसके आगे प्रोडक्ट दे रखा है। एक एग्रीकल्चर दे रखा है, उसके आगे प्रोडक्ट दे रखा है। क्या इसमें ये बनता है, ये पूछा गया है। तो आपके पास करेक्टली कौन सा मैच हुआ है ये देखेंगे। तो एपिकल्चर बिल्कुल सही है, हनी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आपके पास ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका, अच्छा इसका नहीं, ए आपके पास जो है नहीं, एपिकल्चर तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सेरिकल्चर में सिल्क नहीं होगा आपके पास सिविकल्चर में फॉरेस्ट्री नहीं होगा। यस, आपके पास विटीकल्चर में ग्रेप्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी हमें ये प्रोडक्ट मिलता है विटीकल्चर में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा ही 73 क्वेश्चन आपके पास आ रखा है। 73 क्वेश्चन भी आपका बायो से आया हुआ है। 73 क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो क्लोरोफिल की जरूरत तो पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, आपके पास वाटर की जरूरत पड़ती है, यस बिल्कुल सही है, आपके पास O2 की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही मजेदार चूरन सा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 73 था। 74 भी आपके पास क्या आ रखा है, ये भी आपके पास बायो में आ रखा है। ये 74 आपके पास क्या कह रहा है, देखिए 74 में कह रहा है कि इन द फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाल्व्ड ड्यूरिंग, क्या होता है, किस समय होता है, सीड जर्मिनेशन के दौरान, फ्रूट फॉर्मेशन के दौरान, फ्लावर एंड बर्ड फॉर्मेशन के दौरान, पोलन फॉर्मेशन का। देखो इन फ्लावरिंग प्लांट डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ, यानी जो डीएनए कंटेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट का वो आधा हो जाता है, वो होता है आपके पास पॉलिन फॉर्मेशन में। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 भी पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा एक सही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बताया गया है यहां पर। तो आपके पास देखिए क्या है कि पहला क्या बोल रहा है, देखिए एग पहले बनता है, फिर जाइगोट आपके पास, फिर एम्ब्रियोई, फिर सीड, बिल्कुल सही सीरीज दे रखी है। पहले एग आता है, उसके बाद जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियोई, उसके बाद सीड, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 भी आपका फिजिक्स से आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कौन सा इनमें से करेक्ट एक सीक्वेंस है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को शो करता है, एक सीरीज बनाएगी। अच्छा देखिए जरा कौन सा होता है, देखिए तो आपके पास जो ये होता है इसमें देखिए सबसे पहले एग होता है, फिर आपके पास जाइगोट होता है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। जाइगोट के बाद आपके पास, जाइगोट में के बाद आपके पास जो है, जाइगोट से आपका बनता है एम्ब्रियोई, एम्ब्रियोई के बाद ओव्यूल से आपका बनता है सीड, और लास्ट में ओवरी रिलेट करती है फ्रूट से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, देखिए आपके पास, अच्छा देखिए ये, अच्छा कौन सा, एग जाइगोट, एग जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियोई, जाइगोट एम्ब्रियोई, ओव्यूल सीड, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास। तो 76 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। 76 के बाद आपके पास है 106। 106 आपका दे रखा है, देखिए 106 दे रखा है, 106 आपका, 106 चले जाते हैं, बायो का क्वेश्चन है आपके पास 106। 106 आपको देखिए जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन तो सब बता रहे होंगे, लेकिन साइंस के क्वेश्चन आपको बहुत कम बता रहे होंगे, तो मैं आपको साइंस के इसीलिए सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 106, यस 106 में आपके पास देखिए क्या है, 106, ओके 106 में क्या रखा है कि देखिए 106 हमारे पास है, बिल्कुल सही। देखिए हमारे पास कि द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म्स दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग आर, यानी क्या हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफस्प्रिंग में बनाते हैं। तो आपके पास क्या दे रखा है, देखो ए दे रखा है, माइटोसिस दे रखा है, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस दे रखा है एंड फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस एंड बाइनरी फ्यूजन, मियोसिस एंड कंजगेशन, ठीक है, कंजुगेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 भी आपका फिजिक्स से आ रखा है, इसमें देखा जाएगा यूकैरियोटिक cells are much more complex as compared to prokaryotic. Which one of the following structure is exclusively present in the eukaryotic cells? इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लिक एसिड नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 पे आ जाते हैं। 108 भी आपका क्या है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए 108 आपके पास क्या बोल रहा है कि एन इंपॉर्टेंट, अच्छा 108 ही है ना हमारे पास, 108 बिल्कुल सही है। एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टूथ डिके बाय द बैक्टीरियम स्ट्रीपेटोकोकस म्यूटेंस is because of the ability to attach to the teeth surface by producing slime layer from सुगर, बिल्कुल इसका सही, एक लेयर बनती है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया बनता है आपके पास, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 109 आपके पास देख लिए, वो भी फिजिक्स का है, सॉरी बायो का है। इन एंजियोस्पर्म pollen grain germinates to produce two male gametes, which one of the following functions is carried out by these gametes?
both the gametes fuse with a single egg cell. Both the gametes fuse with two different egg cells. One gamete fuses with the egg cell and the other eventually degenerate. One gamete fuses with the egg cell and the other one fuses with a diploid secondary nucleus. बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है कि एक गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, एग सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज करता है आपके साथ जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसके साथ। आपका 110 भी आपका बायो का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, देखिए, इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएट फॉर पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेरेंट और ऑफस्प्रिंग यानी जो आपके पास माता पिता है और जो आपका बच्चा है उन दोनों के लिए सत्य होता है। ठीक है, तो आपके पास बोल रखा है क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस बाय डीएनए कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन होगा, यानी जो बोथ क्रोमोसोम नंबर होते हैं और डीएनए नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं दोनों में। तो बेटा देखिए, हमने आपको क्या कर दिया है, इसमें हमने आपको आंसर की में फिजिक्स और बायो का पोर्शन बताया हुआ है। क्लियर है। अगला जो हम आपके पास लेके आएंगे वो लेके आएंगे हमारे पास जितना भी आपका जीएस का पोर्शन आया हुआ है, जितना भी आपका इंग्लिश का पोर्शन आया हुआ और केमिस्ट्री भी इसके बाद तुरंत हम लेके आने वाले हैं। तो आप देखिए इनको और मैच करिए अपने आंसर की को, बिल्कुल ऑथेंटिक मैंने आपको आंसर्स दिए हुए विद सॉल्यूशन, सो दैट कि आप क्या कर सके, इसको आसानी से मैच करिए। टिल देन कीप in contact with our channel so that you can get the most authentic information. जय हिंद।